कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तमाम स्टेट्स में जा रही है, लेकिन वो कह रही है कि पॉलिटिकल रैली नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी करती है अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल हो जाता है। आज भारत की परिस्थिति में भगत सिंह जैसे नेताओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर क्या राय है? भगत सिंह कौन से? एक भगत सिंह जो 23 मार्च को फांसी पर चढ़ जाते हैं, एक भगत सिंह जो जेल में रहते हुए लगातार अपनी ही नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर ऐसे विषयों पर लिखते हैं ताकि एक खास वर्ग आपको सलाखों पर बैठा सके। सावरकरवादी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि वो तिलक की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तिलक थे, उनका हिंदुत्व कैसा देखते हैं, उनका हिंदुइज्म कैसा देखते हैं? ये दो तरह के तिलक हैं, मतलब तिलक के ही दो आयाम हैं। आज की तारीख में नेहरू और बोस को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। रोजाना देखते हैं कि कैसे इन दोनों में मतभेद है, सिद्ध करने की पूरी कोशिश की जाती है। आप इसे कैसे इतिहासकार के तौर पर देखते हैं? ये वो लोग करते हैं जिनके खुद की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है। ये यहाँ पर अम्बेडकर का एक जिक्र आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर का मामला बहुत क्लियर था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिटिक्स थी और मौजूदा हालत में जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, इतिहासकार के तौर पर, इतिहास के छात्र के तौर पर कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उस तरह से खुल के नहीं खेल सकता था। अब ऐसा कोई दबाव नहीं है, इसलिए आप खुल के खेल सकते हैं। जैसे गांधी आज अगर अपने विचारों की तरह जीवित होते हैं तो आज की मौजूदा राजनीति में उनकी क्या भूमिका होती? कम से कम भाजपा की तरफ तो कतई नहीं होते, इतना कह सकता हूं। मैं नेहरू के तीन बड़ी गलतियों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे एक सीए एनआरसी का मसला है, उसमें भी विदेश से कुछ लोगों को आए हुए उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। क्यों इसका मतलब लोग विरोध करता है? ये ऐसा ही एक आपका ट्वीट है राजू श्रीवास्तव के ऊपर, क्योंकि माना जाता है कि कोई मर जाता है तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर आदमी रख लेता है। अफजल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है टीम में? बातचीत द युवा पेशकश की वो खास सीरीज जहाँ पे हम तमाम विषयों के जानकारों से अपने हिस्से के सवाल करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आपसे तमाम विषयों के बारे में जानेंगे, गांधी से लेकर तिलक तक, नेहरू से लेकर मोदी तक और गोरखपुर से लेकर कश्मीर तक, सभी विषयों के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। देवरिया में मेरे पिताजी बीआरडी पीजी कॉलेज में पीएस के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो जाहिर है कि आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ हुई। फिर मैं गोरखपुर आ गया, गोरखपुर में ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स से। फिर इकोनॉमिक्स से पीजी किया, पीएचडी कर रहा था लेकिन हो नहीं पाई। तो इकोनॉमिक्स की शिक्षा लेते लेते कैसे आपका हिस्ट्री की तरफ रुझान किस तरीके से गया? असल में बहुत कंपार्टमेंट में हम बांध देते हैं कि इकोनॉमिक्स में आदमी है तो हिस्ट्री में का। मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी। मुझे लगता है समीक्षात्मक लेख भी काफी लिखे, किताब मेरी आई। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है आपका एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी और भी रुचियां होती हैं। तो इतिहास में मुझे लगता है बहुत शुरुआत से मेरी रुचि थी। मेरी माँ ने इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो घर में किताबें थी। तो लिटरेचर, इतिहास, ये सारा कुछ मैं पढ़ता रहा साथ में। और जैसे कि आप कई बार कहें कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर आपकी काफी सारी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और सपा, इन दोनों की राजनीति बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे परिवेश में आपका मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ कैसे रुझान? ये तो आप आज की बात कर रहे हैं ना। मैं आज तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में था नहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1991-92 में गया था और 99 तक था। और उस समय सपा तो खैर उस समय थी ही नहीं लगभग। युवजन सभा जो है उसका तो कुछ खास था नहीं। एबीवीपी का था, विभ्राट चंद्र कौशिक जीते थे, समीर सिंह मेरे ख्याल से एबीवीपी के जीते थे। लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स ज्यादा होती थी, संगठन का कोई खास मतलब नहीं था। और वामपंथी जो छात्र थे वो राजनीति में तो इस तरह से हिस्सा नहीं लेते थे, चुनावी राजनीति में, लेकिन उनका समाज पर, विश्वविद्यालय पर अच्छा खासा असर था। अच्छी खासी टीम हुआ करती थी, बहस मुबाहिसे हुआ करते थे। तो वो एक माहौल था पूरा जिसमें मुझे भी कुछ लोग मिले। आज की तारीख में हम देखते हैं जो वामपंथी छात्र हैं वो, उनका रुझान उस तरफ उतना नहीं जाता है और पढ़ने के लिए ना मटेरियल उतना ज्यादा अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या वजह जिम्मेदार है? आज एकदम वामपंथी विचारधारा साइडलाइन होती जा रही है यूनिवर्सिटियों से। वामपंथी संगठन जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से छात्रों के बीच में जाना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। और मुझे एक और बात लगती है कि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जो हमेशा अपडेशन वाला मामला होता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को हमेशा अपडेट करते रहे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई है। वामपंथ का जो संकट है वो केवल ये संकट नहीं है कि वो सिकुड़ रहा है या कम हो रहा है। मुझे लगता है वैचारिक संकट बहुत ज्यादा है। जिस तरह से दुनिया बदली उसमें अपने लिए वो स्कोप नहीं निकाल पा रहा है, वो उस तरह से खुद को बदल नहीं पा रहा है। वो समस्या है वामपंथ की। दूसरी बात की वामपंथ खासतौर पे भारतीय नेताओं से जिस तरह से अपने रिश्ते तय करता है, गांधी से लेकर नेहरू तक को, वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लगता है कि वामपंथ को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए इस पर। कई लोग कहते हैं उन्हें आज भारत की परिस्थिति में भगत सिंह जैसे नेताओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर क्या राय है? देखिए, भगत सिंह की अपनी एक विचारधारा थी और वो विचारधारा निश्चित रूप से वामपंथ के बहुत करीब थी। लेकिन भगत सिंह कौन से? एक भगत सिंह जो 23 मार्च को फांसी पर चढ़ जाते हैं, एक भगत सिंह जो जेल में रहते हुए लगातार अपनी ही नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे होते हैं।
उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि बंदूक और तलवार जो है वो इनकलाब नहीं लाते हैं, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह लगातार युवाओं से कह रहे होते हैं कि आप गांव में जाइए, मजदूरों के बीच जाइए, आम लोगों के बीच जाइए। देखिए भगत सिंह के पूरे मूवमेंट की समस्या क्या थी? भगत सिंह के पूरे मूवमेंट की समस्या थी कि व्यक्तिगत हीरोइज्म पर वो आधारित था। जनता के बीच में उस जमाने में कोई बहुत बड़ा बेस नहीं बना पाए। ये ठीक है कि भगत सिंह जिस समय शहीद हुए या भगत सिंह जिस समय गिरफ्तार होते हैं, जो मुकदमा चला, तो उसमें वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, एक समय गांधी के बराबर उनकी पॉपुलैरिटी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय भगत सिंह मूवमेंट चला रहे थे उस समय जनता के बीच में उस तरह से अपना संगठन बना नहीं पाए, थोड़े से लोग थे, और उसमें एक आदमी अगर धोखा कर दे तो 8 लोग गिरफ्तार हो जाते। भगत सिंह को गिरफ्तार अंग्रेज कभी नहीं कर सकते थे। बम फेंक के वो खुद गिरफ्तार हुए तो भी रिहा हो जाते, क्योंकि किसी के ऊपर कोई हत्या नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, आराम से कोर्ट में सिद्ध हो जाता कि ये बम जो है वो किसी की हत्या के लिए नहीं भेजे गए हैं। लेकिन उनके एक साथी ने गद्दारी की पूरी कहानी बता दी और पूरी की पूरी टीम पकड़ी गई। चंद्रशेखर आजाद के साथ गद्दारी हुई और वो पकड़े गए। आप पूरा जो क्रांतिकारी मूवमेंट है उसको उठा के देख लीजिए, बंगाल से लेके पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, तो अक्सर यही हुआ है कि व्यक्तिगत हीरोइज्म पे भरोसा रहा है, उसमें किसी एक ने धोखा दिया और फिर पूरा का पूरा संगठन पकड़ा गया। देश में किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी ये होता है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ हो, जैसा कि गांधी के साथ हुआ, तब जाके कोई बड़ा परिवर्तन होता है। तो भगत सिंह से निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मैं भी सीखता हूं, भगत सिंह मेरे भी हीरो हैं। लेकिन भगत सिंह के संगठन से जो गलतियां हुई वो भी हमको सीखनी पड़ेंगी। हमको सीखना पड़ेगा कि भारतीय समाज में काम करने के लिए आपको एक बड़ा आधार बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तिलक के समय पर। आज की तारीख में हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो सावरकरवादी लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो तिलक की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में भी इसका जिक्र है। तो आप जो तिलक थे उनका हिंदुत्व कैसा देखते हैं, उनका हिंदुइज्म कैसा देखते हैं, उनकी भारत की कल्पना कैसा देखते हैं? देखिए 2 तरह के तिलक हैं। हाँ। मतलब तिलक के ही 2 आयाम हैं। हाँ। एक आयाम है सामाजिक, उनका आयाम है, उसमें वो बहुत रूढ़िवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जातिवाद के समर्थक के रूप में नजर आते हैं। जब महिलाओं की शादी जो कि एज बढ़ाने की बात होती है उसका विरोध करते हैं। रमाबाई का जिस तरह से समाज सुधार का या विधवा विवाह का मामला था उसका विरोध करते हुए दिखते हैं, तो वहां वो बहुत रूढ़िपंथी है। लेकिन वहीं दूसरे तिलक हैं जो 1916 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो शानदार पैक्ट था। और जब उनसे पूछा जाता है, जब मुंजे वगैरह टाइप के जो बाद में हिंदू महासभा में शामिल हुए और बड़े नेता हुए, ये लोग जब सवाल उठाते हैं तो वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो तिकोनी है, यानी एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ अंग्रेज, इसको सीधा करना पड़ेगा, यानी हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा, तब अंग्रेज। तो तिलक हिंदू समाज के भीतर सुधारों का भले न समर्थन कर रहे हो, लेकिन आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में वो लगातार आते हैं। अगर आप देखेंगे तो तिलक के ऊपर जितने मुकदमे चले हैं वो सारे मुकदमे लगभग जिन्ना ने लड़े हैं। तो जो लोग अपने को आपको तिलकाइट कहते थे उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम वाला एस्पेक्ट तो छोड़ दिया, केवल उनके सामाजिक रूढ़िवाद को लेकर चले। तो मैं नहीं मानता, और सावरकर तो सामाजिक रूढ़िवाद को नहीं मानते थे। मतलब ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सामाजिक मामलों में सावरकर काफी प्रगतिशील नजर आते। दलितों को जैसे नहीं, दलितों वाला तो उनका एक प्लाय था, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन गाय को लेकर जो उनका विचार है, जिस तरह से गोरक्षा आंदोलन था उसके बिल्कुल खिलाफ वो विचार जाता है। जाति को लेके भी उनकी समझ जो है बाकियों से काफी बेहतर है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के पक्ष पे वो एकदम तिलक से 3 गुने आगे चले जाते हैं, वो मतलब बिल्कुल पीछे चले जाते हैं तिलक से। वो उस लड़ाई को जो आमने सामने की होनी चाहिए थी उसको तिकोना बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। तो ऐसे लोग जब खुद को तिलकाइट कहते हैं तो मैं तो कम से कम नहीं मान पाता हूं कि तिलक को मानने होना क्या चाहिए कि अगर किसी को आप मानते हैं तो उसकी जो कमियां हैं दूर करके उससे आगे बढ़िए आप। लेकिन उनकी कमियां दूर करने की जगह उनकी कमियों को ही अपना लीजिए और उनकी जो अच्छाई है उसको छोड़ दीजिए, तो ये तो बिल्कुल अजीब मामला होगा। ऐसे तिलक का मसला है, ऐसे ही आज की तारीख में नेहरू और बोस को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है और तमाम व्हाट्सएप पे हम तमाम रोजाना देखते हैं कि कैसे इन दोनों में मतभेद है, सिद्ध करने की पूरी कोशिश की जाती है। आप इसे कैसे इतिहासकार के तौर पर देखते हैं? देखो ये पूरा खेल क्या है, ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिनके खुद की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है, जिनका ना सुभाष से कोई लेना देना था ना नेहरू से कोई लेना देना था, जो उस समय या तो शाखा लगा रहे थे या अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो इनको क्या करना है, इनको जो नेता सफल हुए या हमारे जिन नेताओं ने राष्ट्र का निर्माण किया, जो प्रधानमंत्री बने, उनको किसी तरह से इनको डिफेम करना है। तो कांग्रेस के अंदर से ही ढूंढ ढूंढ के सुभाष बाबू को, कभी तिलक को, कभी किसी को लाके नेहरू को छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि सुभाष बाबू नेहरू को बड़े भाई की तरह मानते थे। जब कमला जी बीमार थी और नेहरू जेल में थे
तो सुभाष बाबू वहां कमला के साथ थे, कमला नेहरू के साथ थे। सुभाष बाबू और नेहरू या कांग्रेस के बीच में मतभेद शुरू कहां से हुआ, इसको समझना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष बाबू ये मानते थे कि जर्मनी का साथ हमको देना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, और कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए वो जर्मनी के राजदूत से मिलने के लिए मुंबई में गए थे। जबकि कांग्रेस का ये स्टैंड था कि हिटलर एक फांसीवादी है, हम हिटलर का साथ नहीं दे सकते। साथ में अंग्रेजों से उनकी मांग ये थी कि आप अगर हिटलर के फासिज्म का, साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं तो अपना भी फासिज्म और साम्राज्यवाद देखिए और हमसे वादा कीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आप हमें आजादी दें। जब अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं हुए तो ये हुआ कि हम ना अंग्रेजों के साथ हैं ना हम हिटलर का साथ दे सकते हैं, तो नारा क्या लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन ये लगातार सुभाष बाबू जो है वो लगातार जो है वो हिटलर का साथ देने की बात कर रहे हैं। आप जानते भी हैं कि यहाँ से निकल के वो जर्मनी गए, हिटलर से मिले, फिर उन फौजों के साथ लड़े। अब अगर इसको बहुत खुल के देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, किसी का भी लिखा हुआ इतिहास उठा के देख लीजिए, सुभाष बाबू पे आपको एक पैरा कहीं मिल जाएगा, कहीं एक पेज मिल जाएगा, कहीं एक लाइन मिल जाएगी, इससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अपनी तमाम वीरता और तमाम ईमानदारी के बाद एक तो सुभाष बाबू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई बड़ी भूमिका निभा नहीं पाए, नंबर 1। दूसरी बात कि अब तो रिकॉर्ड बाहर आ गए हैं कि हिटलर कभी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान आजाद हो। वो हिंदुस्तान का उपयोग करना चाहता था कि जब अंग्रेज अगर भारी पड़े और इधर से सुभाष बाबू और बाकी लोग मिलके इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाए तो वो ये कहे कि जिन इलाकों पे मैंने कब्जा किया है वो मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान में जो तुम्हारी सत्ता है उसको डिस्टर्ब नहीं करूं। यानी हिंदुस्तान को वो एक मोहरे की तरह उपयोग करना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि जापान वाले जहां पहुंचे हैं, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा जापान, इसके बाद वो पहुंचा क्या कहते हैं आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहां जो व्यवहार रहा है, जिस तरह का अत्याचार रहा है, आपको क्या लगता है कि सुभाष बाबू कितना भी चाहते, अगर जापान की सहायता से, जर्मनी की सहायता से हिंदुस्तान को आजादी मिल जाती तो क्या वो आजादी होती? सुभाष बाबू को खुद इसकी आशंका थी। वो ये बात कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दूसरी लड़ाई जापान के साथ हमको लड़नी होगी। लेकिन अगर आप इतिहास को पूरा एनालाइज करें तो आपको यह समझ में आएगा कि उनकी नीति जो थी वो सही नहीं थी। वीरता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कमिटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यहां तक कि नेहरू और गांधी से जो उनका प्रेम था उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अपनी सेना बनाते हैं तो एक का नाम नेहरू ब्रिगेड रखते हैं, एक का नाम गांधी ब्रिगेड रखते हैं, तो उनको कोई ये दिक्कत नहीं थी। देखिए क्या होता है कि यहां से हमको जाना है, मान लीजिए बनारस, तो एक मित्र कह सकते हैं कि इधर वाला रास्ता लेते हैं, एक मित्र कह सकते हैं इधर वाला रास्ता ले सकते हैं, गूगल कोई और रास्ता सुझा सकता है, लेकिन तीनों के बीच समानता यह है कि तीनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं। तो चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, इन सब, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब लोगों में कॉमन यह है कि ये देश की आजादी के पक्ष में थे। जिसको जो रास्ता सही लगा उसने वो रास्ता चुना, कोई सफल हुआ, कोई असफल हुआ। लेकिन जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, इनके जो पुरखे हैं, सावरकर, गोलवरकर, हेडगेवार एंड ऑल, इनका तो रास्ता ही अलग था। इनको बनारस नहीं जाना था, इनको तो कलकत्ता जाना था, इनको तो आजादी चाहिए ही नहीं थी। तो ये फर्क था दोनों में। ये यहाँ पर अंबेडकर का एक जिक्र आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मामला बहुत क्लियर था। डॉक्टर अंबेडकर एक अलग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो दलितों की आजादी के, दलितों के हकों के लिए लड़ रहे थे, और उनको लगता था कि अंग्रेज सरकार में रहते हुए, उस समय अंग्रेजों के लेबर मिनिस्टर थे वो, तो उनको लगता था कि अंग्रेजी सरकार में रहते हुए वो दलितों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर सकते हैं, तो वो काम करते रहे। ये एक हकीकत है कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी हकीकत ये है कि दलितों की मुक्ति के लिए आजीवन लड़ते रहे। उनकी नीयत कोई खराब नहीं थी। वो कोई अंग्रेजों का साथ देके अपने लिए राज नहीं मांग रहे थे, या अपनी सुख सुविधा के लिए केवल वो नहीं लगे हुए थे, या कोई गद्दारी, कोई कायरता, कोई डर, कोई माफी नहीं थी। उनका बहुत क्लियर था। और देखिए, जब आप दलित समाज से अगर आएंगे तो आपके समझ में ये बात आएगी। हमारे आपके समझ में आना शायद थोड़ा मुश्किल होगा कि दलितों की जो स्थिति थी उसमें उनके समझ में आ रहा था कि अगर इन्हीं हालात में आजादी मिल भी गई तो शायद आजादी के बाद भी दलितों के लिए हक हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका बहुत क्लियर था। वो कभी दावा भी नहीं करते कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, लेकिन अगर आप दलितों की आजादी को, दलितों की मुक्ति को भी आजादी की लड़ाई मानते हैं, आजादी की लड़ाई का हिस्सा मानते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि अंबेडकर जी भी जो थे वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी अपने तरीके से थे। आज की तारीख में एक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तमाम स्टेट्स में जा रही है, लेकिन वो कह रही है कि पॉलिटिकल रैली ये नहीं है, हम भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप इसे हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन छोड़कर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? भारत देखिए, जोड़ो एक यात्रा पॉलिटिकल पार्टी जो भी करती है अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल होता है। करता है। अब हमारे देश में दिक्कत क्या है, या आम समझ में दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना बना दिया गया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जब तक ये जहर देश के अंदर रहेगा, जो नफरत का, बंटवारे का जो जहर देश के अंदर रहेगा, तब तक चुनाव जीत के भी कुछ खास हासिल नहीं होगा। आप एक आध स्टेट का चुनाव जीत जाएंगे, एक आध चुनाव हार जाएंगे, उससे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। जरूरी है कि देश के अंदर जो ये जहर है उससे मुकाबला किया जाए। जो दोनों धर्मों के बीच में जिस तरह का जहर है, जातियों के बीच में जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, औरतों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा हो रही है, ये सारा कुछ क्या है, ये एक बहुत पिछड़े और पतनशील समाज का लक्षण है। तो इसका उनको इलाज लगा कि पूरे देश में निकला जाए, लोगों से मिला जाए, और मुझे लगता है कि ये यात्रा देश को भी बदलेगी और खुद राहुल गांधी को ज्यादा बदलेगी। हाँ, उनके क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की समझदारी जितनी भी अच्छी हो, पढ़े लिखे कितने भी हों, लेकिन एक दिक्कत तो उनके साथ है ही कि भाई एक तरह से जो सत्ता में जन्मे वो, तो उस तरह से जनता के बीच में जाके कभी शायद उनको मौका नहीं मिला। गए, भाषण दिया, चले आए। ये जो यात्रा है जिसमें रोज वो हजारों लोगों से मिल रहे हैं, अलग पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं। गांधी भी जब लौट के आए थे अफ्रीका से, तो गोखले ने उनसे कहा था कि निकलो, देश की यात्रा करो, कान खुले रखना, जबान बंद रखना, यानी लोगों की सुनना, अपना ज्ञान मत देने लगना। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं और इसका एक पॉजिटिव असर होगा। अगला सवाल मेरा है, आप लंबे समय से राजनीति पे भी नजर रखे हैं, इतिहास पे भी, इतिहास के खुद ही एक छात्र हैं या लेखक हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिटिक्स थी और मौजूदा हालत में जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, इसको आप एक इतिहासकार के तौर पर, इतिहास के छात्र के तौर पर कैसे देखते हैं? दोनों में क्या फर्क आप देखते हैं? फर्क ये है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। अच्छा। बहुत सारे विपक्षी दलों का दबाव था। हाँ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो उस तरह से खुल के नहीं खेल सकता था। अब ऐसा कोई दबाव नहीं है, इसलिए आप खुल के खेल सकते हैं। हालांकि कश्मीर के मामले में अटल जी ने जो नीति अपनाई थी, मैंने तो अपनी किताबों में भी लिखा है, वो मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए सबसे सही नीति थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो नीति जब अपने उच्चतम स्तर पे पहुंची, जब ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ से बात करके फाइनल किया जाए कुछ, तो आरएसएस ने ऐसा नहीं होने दिया। जैसे गांधी आज अगर अपने विचारों की तरह जीवित होते हैं, तो आज की मौजूदा राजनीति में उनकी क्या भूमिका होती? वो किसके तरफ होते, क्या करते हैं आज की तारीख में? अगर कम से कम भाजपा की तरफ तो कतई ही नहीं होते, इतना कह सकता हूं। और कांग्रेस की बाकी तरफ? कांग्रेस की आज भारत जोड़ो यात्रा में अगर गांधी होते तो कांग्रेस भी शायद बिल्कुल ऐसी नहीं होती। कांग्रेस में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। कांग्रेस भी काफी अलग हो सकता था, होती। कांग्रेस से भी काफी सारी गलतियां हुई हैं। वो गलतियां शायद नहीं हुई होती अगर गांधी होते तो। और दूसरी बात कि गांधी के होने का कोई मतलब नहीं होता। कोई आदमी 2 साल जिंदा नहीं रह सकता। गांधी सवाल ये है कि अगर गांधी की जो नीतियां थी, उन नीतियों को मानने वाले, उन नीतियों पर चलने वाले लोग होते, तो शायद आज देश की ये हालत नहीं होती। और अगर ऐसी हालत कोई होती तो गांधी किसी यात्रा पर ही होते। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। गांधी जब देश संकट में आया तो गांधी जनता के बीच में गए, तो गांधी फिर से जनता के बीच में जाते। अभी आपने गलतियों का जिक्र किया, मैं नेहरू के 3 बड़ी गलतियों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम किसी आदमी को अगर इतिहासकार के तौर पर देखेंगे तो उसने गलतियां भी की हैं, अच्छाइयां भी की हैं। तो आपकी नजर में 3 बड़ी गलतियां क्या है? हमारे यूपी में एक चीफ मिनिस्टर हुए थे, श्रीपति मिश्रा। तो उनके बारे में नारा लगता था, ना करो काम ना होगी रोटी। अच्छा। तो मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपसे भी कोई गलती हो सकती है, सवाल पूछने में, जवाब देने में मुझसे भी गलती हो सकती है। अब जो भाई बैठ के देख रहे हैं इनसे तो कोई गलती होनी नहीं। तो नेहरू को जो देश मिला था वो अंग्रेजों से मिला था। 150 साल की गुलामी के बाद मिला था, जिसमें 150 साल में भारतेंदु जी को याद कीजिए कि पैधन विदेश चली जा, देश को बुरी तरह से लूटा गया था, खसोटा गया था। देश की पूरी जो मेधा है उसको नष्ट कर दिया गया था। देश के आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया गया था। कॉलोनियल जो गुलामी थी उसने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। लेकिन नेहरू की सारी गलतियों से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1950 से 1964 तक उन्होंने एक बार भी रोना नहीं रोया कि ये समस्या जो है अंग्रेज छोड़ के जाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यानी उन समस्याओं के रहते, उन सारी दिक्कतों के रहते नेहरू ने मुकाबला करने की कोशिश की। एक गलती तो आप कह सकते हैं कि 1962 में उनको चीन पर उस तरह से भरोसा शायद नहीं करना चाहिए था। चीन को लेकर जो उनकी नीति थी वो सही साबित नहीं हुई। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस युद्ध में हारने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि ना कोई आया था, ना कोई आएगा, न कोई घुसा है टाइप का बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बाकायदा संसद के सामने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई। ये आप कह सकते हैं। बाकी कोई ब्लंडर तो मुझे नजर नहीं आता। आपने कश्मीरी पंडित किताब लिखी,
कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसमें आपने बताया कि क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ी और जायज सी वजहों से आपने बताया। ऐसे एक CA/NRC का मसला है, उसमें भी विदेश से कुछ लोगों को आए हुए उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, तो वो तो उनके लिए मदद का ही विषय है ना। आप क्यों इसका मतलब लोग विरोध करता है? क्योंकि उसमें बंटवारा कर दिया गया है, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। सारी समस्या तो यहाँ है ना, उसकी नीयत में समस्या है। तो लोग इसके समर्थन में है कि बाकी मैं लोगों कह रहा को हूं ना दिया कि जाए। नीति नहीं, नीयत की समस्या है। हाँ, देखिए, शरणार्थियों को नागरिकता देना पूरी दुनिया का सामान्य नियम है। बिल्कुल। कुछ शर्तों के पालन करने पर, कुछ वर्ष पूरे हो जाने पर शरणार्थियों को नागरिकता दी जाती है। यूरोप में भी दी जाती है, बाकी जगहों पे भी दी जाती है। अब शरणार्थियों में आप विभेद करने लगिए कि आप फला धर्म के लोगों को तो देंगे, फला धर्म के लोगों को नहीं देंगे, और प्लस जो लोग यहाँ पर 50-50 बरस से रह रहे हैं उनकी नागरिकता आप चेक करने लगिए, तब तो ये तो दिक्कत अलग है ना। ये देश को धर्म के आधार पर बांटने का मामला है, तो इसकी तो मुखालिफत करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बात तो सही है ना कि जैसे सरकार बता रही है संसद में कि अगर पाकिस्तान में कोई मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकता है, वहां पे तो हिंदू जो माइनॉरिटी है उन्हीं को प्रताड़ना दी जाएगी। हिंदुस्तान में आनंद तिलमतुड़े जैसा आदमी जो प्रोफेसर है, वो 2.5 साल बिना बात के जेल में कैसे रह सकता है जी। ये तो कोई बात नहीं हुई कि पाकिस्तान में अगर मान लीजिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा होता है, तो क्या उसकी प्रताड़ना नहीं होगी? हम इतने अच्छे देश हो गए हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की प्रताड़ना नहीं होती है? क्या हिंदुस्तान में दलितों की प्रताड़ना नहीं होती है? महिलाओं की प्रताड़ना नहीं होती है? मतलब धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। बाकी जाहिर तौर पे उसके कुछ नियम बनने चाहिए कि फला 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 हमारी शर्तें हैं। हाँ। जो इसको पूरा करता है उसको हम नागरिकता देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारा देश बहुत धार्मिक देश है, उसमें कैसे आप ये कर सकते हैं कि फला धर्म को देंगे और फला धर्म को नहीं देंगे? ऐसा ही CA/NRC की तरह एक मुद्दा है धारा 370 का। धारा 370 हटाते वक्त सरकार ने दावा किया था कि पूरा टेररिज्म खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो आज की तारीख में क्या हालात है? जैसे आप बताइए, आपको लगता है टेररिज्म खत्म हो गया? मतलब आंकड़ों के हिसाब से तो लगातार जो नेटवर्क बंद कर दिए गए थे, सारे नेट बैन कर दिए गए थे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो। क्या, कहां से आपको ये आंकड़े मिले? अभी मतलब पहले 126 था, फिर ऐसे 35 हुआ है। ये आंकड़े कहां से आपको मिले? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप वेबसाइट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप आंकड़े देखिए। पहली बात तो ये है कि आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं। एक सीधा सवाल है कि 370 2019 अगस्त में हटा था। आज कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर 2022। अभी तक गवर्नमेंट वहां इलेक्शन नहीं करा पाई है। ठीक है जी। कश्मीरी पंडित जो 90 के दशक में बाहर गए थे, जो 90 के दशक में भी बाहर नहीं गए थे, उनमें से काफी कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी है। मनमोहन सिंह के जमाने में जिनको प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, वो घाटी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं नौकरी के बावजूद। अब कुछ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप ट्वीट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर ऐसे विषयों पर लिखते हैं ताकि एक खास वर्ग आपको सराखों पर बैठा सके। तो क्या मुझे ऐसे ट्वीट लिखना चाहिए कि दूसरा वर्ग मुझे सराखों पर बिठाए? बाकी सब तो लिख ही रहे हैं, पूरा मोदी मीडिया लिख रहा है, पूरी सरकार लिख रही है, तो मुझे भी वैसा ही लिखना चाहिए। या आजकल ऐसा हो गया कि जो वैसा लिखेगा वो नॉर्मल है, जो उसके उलट लिखेगा वो गलत है। ये ऐसा ही एक आपका ट्वीट है राजू श्रीवास्तव के ऊपर, क्योंकि माना जाता है कि कोई मर जाता है तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर आदमी रख लेता है। आपका क्या हुआ था कंट्रोवर्सी राजू श्रीवास्तव की बात की जो आपने ट्विटर पे इस तरीके से उनके बारे में लिखा? बेअंत सिंह को फांसी हो गई थी, तो उसके लिए आपके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? अफजल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन? तो राजू श्रीवास्तव को आप अफजल की तरह देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जो नियम बता रहे हैं उस नियम की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था? मैंने उनके मरने की खुशी मनाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये अफसोस किया था कि एक ऐसा कलाकार जिसके अंदर असीमित सुविधाएं थी, वो नफरत का शिकार हुआ और अंत में गाली गलौज और नफरती ट्वीट्स पे उतरा। इसमें क्या मैंने गलत लिखा था? क्या अफसोस नहीं किया जाना चाहिए? आज आपके सामने मैं बहुत शानदार बातें कर रहा हूँ। कल अगर आप भी मुझे गोदी मीडिया की तरह घटिया ट्वीट करते देखें, कल अगर आप भी मुझे हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हुए देखें और उसके बाद मैं मर जाऊं, तो आपसे और सारे दर्शकों से मेरी ये अपील है कि प्लीज इस बात को लिखें कि इस आदमी से देश को उम्मीदें थी। ये आदमी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था और आज ये आदमी अपने स्वार्थ के चलते नफरत फैला रहा है। इस जीवन से ये सीखना चाहिए कि स्वार्थी होकर किसी पद के लिए, किसी लाभ के लिए अपने नियम नहीं बदलने चाहिए, अपनी नीयत नहीं बदलना चाहिए। देखिए, राजू श्रीवास्तव हो या कोई भी कलाकार हो, मैं कलाकार को एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखता हूं जो पूरी मनुष्यता के शुभ के बारे में सोचता है। लता मंगेशकर जी भी सावरकर की समर्थक थी, बाकी सब है वो ठीक है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज जब आप सुनते हैं, मैं भी लिखने बैठता हूं तो कई बार लता मंगेशकर जी के गाने लगा लेता हूं, तो मन में एक शांति का एहसास होता है। मुझे नहीं पता कि मुकेश जो सिंगर थे उनकी क्या विचारधारा थी,
लेकिन जब मैं उनको सुनता हूं तो शांति का एहसास होता है। व्यक्तिगत विचारधाराएं किसी की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब कला में वो परिलक्षित होने लगे तो शुभ की जगह अशुभ हो जाता है। राजू श्रीवास्तव बीजेपी के एमपी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस कला से उन्होंने बरसों बरस लोगों को हंसाया, वो फेसबुक लाइव में और बाकी जगहों पे उसी कला के माध्यम से जब वो नफरत फैलाते थे तो मुझे दुख होता था। उनकी मृत्यु के समय वो दुख मैंने प्रकट किया। बहुत ट्रायल हुआ, होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं लेखक हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपका भी वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 2.25 लाख फॉलोअर हैं, मान लीजिए 25,000 कम भी हो जाएंगे तो मेरे घर की रोटी भी खत्म नहीं हो जाएगी, उससे मेरी रोटी नहीं चलती है, ठीक है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए मुझे पैसा देती है और ना कोई और पैसा देता है। लेखक का काम है सच कहना, अप्रिय सच भी कहना, सिर्फ सच नहीं कहना, ऐसे सच कहने की भी हिम्मत पालना जो अप्रिय हो। अगर मैं ये हिम्मत नहीं पालता तो मैं कश्मीरनामा, उसने गांधी को क्यों मारा, सावरकर, ये सारी किताबें क्यों लिखता? वैसी किताबें लिखता है जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं, जो बिकती हैं खूब ज्यादा, जो सबको अच्छी लगती हैं। मुझे भी आता है लिखने, ऐसा नहीं कि नहीं आता लिखने, लेकिन मैंने जो अपना कार्यक्षेत्र चुना है वो अप्रिय सत्य कहने वाला, वो सच जो कोई ना कह रहा हो, वो सच कहने की मैं कोशिश करता हूं। एक लेखक के रूप में मैं उसकी आवाज बनना चाहता हूं जिसकी आवाज दबा दी गई है। मैं सत्ता की आवाज नहीं बनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कांग्रेसी कहते हैं। मेरी पहली किताब है शोषण के अभ्यारण्य। मनमोहन सिंह की नीतियों की धज्जियां उड़ाकर मैंने रख दी हैं कि कैसे ये देश के गरीबों के खिलाफ। आप 2014 से पहले के मेरे फेसबुक स्टेटस, ट्वीट और क्या क्या देख लीजिए। जितना मैंने कांग्रेस पे हमला किया है और जितना कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की है, और वो कांग्रेस की बात नहीं थी, वो सत्ता की बात थी, क्योंकि वो सत्ता में थे तो उनकी जो गलतियां थी वो मैं पिन पॉइंट करता था, या उनके दलालों की जो बात होती थी वो मैं पिन पॉइंट करता था। आज जो सत्ता में है मैं उसको पिन पॉइंट करता हूं। कल को फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाए और इस तरह की गलतियां करे तो मैं उसको भी पिन पॉइंट करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है जिसकी तनख्वाह मुझे मेरी आत्मा से मिलती है। रोटी कमाने के लिए मैं दूसरे काम कर लेता हूं, लेकिन लिखते समय मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूं कि मुझे जनता की आवाज बननी है, मुझे वो सच कहना है जो कोई और नहीं कहता या बहुत कम लोग कह रहे होते हैं। यही काम कुछ पत्रकारिता का भी है। चलिए, काफी दिलचस्प आपसे बातचीत रही, काफी ज्ञान उदय करने वाली बातचीतें रही। आप अपना समय दिए द युवा पेशकश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। कैसी रही ये बातचीत, इसके बारे में भी बताइए।